हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA GK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के पार्ट 30। यदि आप लोग इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर वही क्वेश्चन को सिलेक्ट करता हूँ जो कि आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला और ये एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हो चुका है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन है, उपरोक्त आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। दर्पण प्रतिबिंब मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को दो चीज़ बताता हूँ, एक बताता हूँ दर्पण प्रतिबिंब, एक बताता हूँ जल प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि वो राइट वाले वस्तु लेफ्ट में चला जाता है और लेफ्ट वाले वस्तु राइट में चला जाता है, लेकिन जल प्रतिबिंब में ऊपर वाले वस्तु नीचे और नीचे वाले वस्तु ऊपर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर है दर्पण प्रतिबिंब, तो यहाँ पर राइट और लेफ्ट होगा, जो ऊपर है सो ऊपर रहेगा, जो नीचे है तो वो नीचे रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए ये 5 जो बना हुआ ये नीचे वाला है तो ये नीचे ही रहेगा, तो नीचे से ये ऊपर जा नहीं सकता है, ये भी ऊपर जा नहीं सकता है। अब ये सेम के सेम रह नहीं सकता है क्योंकि ये राइट और लेफ्ट होता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी बॉक्स नंबर डी है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं। तो मैं हर एक वीडियो में आप लोगों से बताता हूं, जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि कितनी सीधी रेखाएं, तो सीधी रेखाएं का मतलब इसमें आपको एक हॉरिजॉन्टल चेक करना है, एक वर्टिकल चेक करना है और एक तिरछी लाइन चेक करना है। यही 3 लाइन के सहायता से हम कोई भी डायग्राम को बना सकते हैं। तो पहले हम चेक करेंगे ये हॉरिजॉन्टल मतलब 1 2 3, टोटल कितने हो गए मेरे 3 हो गए। अब हम चेक करेंगे वर्टिकल 1 2 3 4 5, ये मेरे 5 हो गए। अब हमको चेक करना है ये तिरछी लाइन चेक करना है। तो तिरछी लाइन चेक करने के लिए 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना हो गया 6। अब सबको जोड़ देंगे 6 5 11 11 3 14, यानी टोटल लाइन कितने हैं 14 है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर डेली 20 क्वेश्चन लाता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो कि आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, उपरोक्त चित्र को बनाने के लिए आवश्यक सीधी रेखाओं की न्यूनतम संख्या कितनी है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि इसमें टोटल 3 लाइन होती है, एक होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, एक होती है हमारी वर्टिकल लाइन, एक होती है हमारी तिरछी लाइन। तो यही 3 लाइनों से बनेगा। तो हमको इसमें चेक करना है कि तिरछी लाइन कितनी है, वर्टिकल कितना है, हॉरिजॉन्टल चेक करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल हमारे पास ये 1 2 3 है, ये हमारे 3 हो जाएंगे। उसके बाद खड़ी लाइन का मतलब ये सीधा, तो सीधी लाइन तो मेरे पास एक भी नहीं है, तो हम सिर्फ तिरछा लाइन चेक करेंगे। 1 2 3 4, कितने हैं मेरे 4 है, तो इसको जोड़ देंगे 4 3 7, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा। क्वेश्चन में आपसे पूछता हमेशा कि आने वाला कौन सा ऐसा वर्ष है जो इस तरह का मतलब कि वर्ष से होना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। यदि आपका ईयर लीप ईयर में है तो वो हमेशा 28 वर्ष के बाद सेम कैलेंडर की तरह होगा। यदि वो लीप ईयर होगा तब, यदि वो नॉन लीप ईयर का मतलब साधारण वर्ष होगा तो वो हमेशा 6 वर्ष के बाद सेम होगा या तो 11 वर्ष के बाद होगा। नॉन लीप ईयर होगा तो वो हमेशा 6 वर्ष के बाद रिपीट करेगा, और नहीं तो ऑप्शन में अगर 6 वर्ष के बाद नहीं दिया हुआ है तो 11 वर्ष के बाद जरूर रिपीट करेगा।
यदि वो लीप ईयर है तो वो हमेशा 28 वर्ष के बाद होगा। अब हम कैसे चेक करेंगे कि वो हमारा लीप ईयर है? तो जो भी वर्ष दिया रहेगा उसके लास्ट का 2 डिजिट लेंगे, तो लास्ट का 2 डिजिट 20 है। इसको चेक करते हैं 4 से डिवाइड करने के लिए, तो 4 से अगर ये पूरा कट जाता है तो वो हमारा लीप ईयर, इसका मतलब कि ये हमारा लीप ईयर है, तो ये 28 वर्ष बाद रिपीट कर जाएगा। तो 2020 है तो इसमें हम 28 वर्ष जोड़ देंगे, तो ये 8 हो गया, 2 2 4 हो गया, यानी 2048। तो 2048 तो हमको इसमें नहीं है, इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, फिर से हम 28 वर्ष इसमें जोड़ देंगे। एक 28 वर्ष जोड़ने के बाद ऑप्शन में नहीं मिला तो हम फिर से क्या करेंगे, 28 वर्ष जोड़ेंगे, क्योंकि ये भी हमारा लीप ईयर है। ठीक है, तो 8 8 16, 4 2 6 1 7, यानी 2076 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किस वर्ष का कैलेंडर 2005 के समान होगा? तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया है कि यदि वह नॉन लीप ईयर हो, क्या नॉन लीप ईयर हो, तो वो या तो 6 वर्ष के बाद रिपीट होगा या तो 11 वर्ष के बाद होगा। यदि वह आपका लीप ईयर हो, तो लीप ईयर होगा तो वो हमेशा 28 वर्ष के बाद ही रिपीट करेगा। तो हम कैसे चेक करेंगे, तो 2005 है तो इसका लास्ट का 2 डिजिट लेंगे, इसको 4 से डिवाइड देंगे। अगर ये पूरी तरह से कट जाता है यानी डिवाइड हो जाता है तो वो हमारा लीप ईयर है, लेकिन ये तो नहीं कट रहा, इसका मतलब कि ये मेरा लीप ईयर नहीं है। तो ये या तो 6 वर्ष के बाद रिपीट करेगा या तो 11 वर्ष के बाद। तो हम 5 में 6 जोड़ेंगे तो 2011 मेरा आ जाएगा। अगर ऑप्शन में है तो ठीक है, तो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सा कैलेंडर कब से सेम रिपीट होगा। नॉन लीप ईयर होगा तो या तो 6 वर्ष होगा या तो 11 वर्ष। लीप ईयर होगा तो वो हमेशा 28 वर्ष के बाद रिपीट करेगा। तो अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपको कथन और निष्कर्ष दिया रहेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हमेशा वेन डायग्राम के माध्यम से सॉल्व करते हैं। इसमें आपको 3 कॉन्सेप्ट मिलेगा। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, वो आपको पहला है सभी। सभी करने का मतलब क्वेश्चन पूछता है कि सभी आम खट्टे हैं, इस तरह से। तो सभी का कॉन्सेप्ट क्या है कि इसमें एक छोटा सा सर्किल होगा जो बड़े सर्किल के अंदर आएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट है कुछ वाला, कि कुछ आम खट्टे हैं और कुछ आम मीठे हैं। इसमें क्या होता है कि 2 सर्किल एक दूसरे को चैन की तरह काटते रहेंगे। ठीक है, इस तरह से बनेगा, तो ये हमारा कुछ वाला हो जाएगा। अब तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, तीसरा कॉन्सेप्ट है कोई नहीं। कोई नहीं का मतलब क्या होता है कि इसमें 2 सर्किल होंगे लेकिन ये एक दूसरे को कभी टच में नहीं करेगा। जो कभी किसी को टच नहीं करेगा वो कोई नहीं होगा। जब 2 सर्किल एक दूसरे को काट देगा चैन की तरह तो ये हमारा कुछ वाला हो गया। जब एक छोटा सा सर्किल बड़े सर्किल के अंदर है तो वो सभी का हो गया। तो ये 3 कॉन्सेप्ट होता है। इसी कॉन्सेप्ट की सहायता से हम इस कथन और निष्कर्ष को सॉल्व करेंगे। तो अब मैं क्वेश्चन को बनाता हूँ। इसमें क्या लिखा है, कुछ पार्क वृक्ष, यानी कुछ वाला बोला, इसका मतलब है कि यहाँ पर दोनों चैन की तरह काट देंगे। तो ये पार्क है और ये वृक्ष है। ठीक है, उसके बाद बोला है कुछ वृक्ष चौराहे, यानी वृक्ष को बोला है तो ये चौराहा वृक्ष का हो गया। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष बोल रहा है सभी चौराहे वृत्त है। सभी चौराहे वृत्त है नहीं, क्योंकि सभी में एक छोटा सा सर्किल बड़े सर्किल के अंदर आना चाहिए, वैसा कहीं नहीं है। तो पहला निष्कर्ष गलत। सभी चौराहे पार्क है, तो इसमें भी वैसा कहीं नहीं है, यानी ये भी मेरा निष्कर्ष गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। दोनों सही नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो आप लोग पहले वीडियो को पॉज करिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी कॉन्सेप्ट बताया हूँ। और यदि आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे तो आप लोग खुद से बनाने की कोशिश करिए। यदि आपका आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। क्या है, कुछ टेबल। कुछ का मतलब होता है कि 2 सर्किल होंगे जो एक दूसरे को चैन की तरह काट देंगे। तो कुछ टेबल है जो लकड़ी है। उसके बाद है कुछ लकड़ी भूरे हैं, तो ये भूरा हो गया। उसके बाद है कुछ
भूरे टेबल है, तो भूरा यहाँ पर है, टेबल यहाँ पर है, तो ये नहीं हो सकता है क्योंकि कुछ का मतलब ये दोनों को काटना चाहिए, लेकिन ये दोनों अलग जगह है, तो ये गलत हो गया। दूसरा है कुछ लकड़ी टेबल है, लकड़ी यहाँ है, टेबल यहाँ, यानी ये एक दूसरे को काट रहा है, इसका मतलब ये निष्कर्ष सही है, केवल 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा इनके बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है? गायन, नृत्य, कला। गायन जो है वो नृत्य से बिल्कुल के बिल्कुल अलग है, ठीक है। गायन और नृत्य, गायन का मतलब गाना गाना होता है, नृत्य का मतलब डांस करना होता है, तो ये दोनों का दोनों अलग है। लेकिन गायन भी एक कला है, नृत्य भी एक कला है, तो ये सभी के सभी कला के अंदर आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा वेन आरेख नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है? पानी, पर्वत, बांध। पानी का संबंध ना तो पर्वत से ना तो बांध से, यानी तीनों क्या है? अलग है। तो तीनों का तीनों सर्किल अलग होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये आपको ब्लड रिलेशन यानी रिश्तेदारी वाला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोला है? पी एस की माँ के एकलौते पुत्र की पत्नी है। एस की, ये मान के चलो कि एस है, तो एस की माँ के, एस जो है एस की माँ के एकलौते पुत्र। एकलौते पुत्र कहने का मतलब केवल एक बेटा हो सकता है, चाहे उसकी बेटी कितना भी हो। एकलौते का मतलब एक ही बेटा होगा। तो बोला है कि पी जो है एस की माँ के, एस की माँ ये हो गए, माँ के एकलौते पुत्र ले लें, एकलौते पुत्र की पत्नी है, तो ये पी हो गया, यानी ये पत्नी है। उसके बाद बोला पी किस रूप में एस से संबंध रखती है? पी जो है, पी यहाँ पर है, तो पी किस रूप में एस से संबंध रखती है? तो एस से किस प्रकार संबंध रखेगी? अगर ये पति पत्नी ही, अगर ये कोई भी हो तो ये हो सकता है पी किस रूप में रहेंगे? भाभी हो जाएगी, यानी ननद भाभी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, बालाजी 8 मीटर सीधे चलता है और फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और अब उसके सामने की ओर उत्तर दिशा है, तो अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि अब वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो पहले तो आपको पता करना होगा ना कि ये कहाँ से चला होगा कि आपको वो उत्तर दिशा में मिल जाए। तो मैं इसमें सपोज करो कि आप यहाँ बिंदु पे खड़े हैं, तो पहले बोला कि बालाजी 8 मीटर सीधे चलता है, तो ये सीधे चल दिया, फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ जाता है, 5 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ता है, और अब वह सामने की उत्तर दिशा है, तो ये तो उत्तर है नहीं, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरा करेंगे। तो दूसरा डायरेक्शन मैं बताने वाला हूँ कि वो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, तो वो सीधे 8 मीटर चला, ठीक है, 8 मीटर चला, उसके बाद फिर से वो बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ता है, वो कितना चलता है? 5 मीटर चलता है, और फिर वह बाएं मुड़ता है और अब उसके सामने उत्तर की दिशा है। ठीक है, उत्तर की दिशा है यहाँ पर है, तो पहले वो यहाँ था, अब वो नीचे की ओर आ रहा है। नीचे की ओर करने का मतलब ये हमारा इस तरह से डायरेक्शन होता है, तो ऐसे नीचे मारा तो ये पूरब होता है और ये दक्षिण होता है, तो दक्षिण पूर्व इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, शिवा अपने घर से, यानी उसका मान के चलो कि ये घर है, शिवा अपने घर से पूरब की ओर 4 किलोमीटर चला और दक्षिण की ओर मुड़कर, दक्षिण नीचे आ जाता है, दक्षिण की ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, अंत में वह पूरब की ओर 1.5 किलोमीटर चला, मतलब कि पूरब की ओर 1.5
अब वह अपने घर से किस दिशा में है। तो ये देखिए इस तरह से होता है। तो यहाँ से हमको नीचे की ओर आ रहा है, यानी यही आ रहा है नीचे। तो ये हमारा कौन सा आता है, ये पूरब है, ये दक्षिण है, तो दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, नीचे दी गई श्रृंखला के अनुसार अगली संख्या ज्ञात करना है। तो ये आपको 26 दिया हुआ है, 26 के बाद 29 है, 29 के बाद 33 है, 33 के बाद 38 है। जब भी आपको नंबर सीरीज दिया रहा है, यदि धीरे धीरे बढ़ रहा है इसका मतलब वो वहाँ पर ऐड हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है इसका मतलब वो माइनस होगा। यदि एक बार ज़्यादा बढ़ जाता है तो वहाँ पर मल्टीपल होगा, या तो स्क्वायर होगा या तो क्यूब होगा। तो ये चेक करना है कि ये कितना बढ़ रहा है। तो ये जोड़ने पे 26 3 29, 29 4 33, 33 और 5 38 हो गया। अब हम इसमें 6 ऐड करेंगे तो 38 6 44 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। ये आपको दिया हुआ है 0 1 4 27 16 125 36, ये आपको दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ही कहीं कहीं अगर हम देखें, ये 0 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो 0 ही होगा। उसके बाद 0 के बाद 1 है, अगर हम 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा। 2 का हम स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। 3 का क्यूब करेंगे तो मेरा 27 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर कर रहे हैं और 5 का क्यूब कर दिए। उसके बाद 6 का स्क्वायर करेंगे तो फिर 7 का हम क्यूब करेंगे, ठीक है, क्योंकि नंबर बढ़ते जा रहा है। एक बार स्क्वायर, एक बार क्यूब, स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, तो क्यूब करेंगे 6 के बाद 7 और 7 का क्यूब होता है 343। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, दी गई श्रृंखला में से अनुपस्थित संख्या का चयन करना है। ये आपको 3 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ ब्लैंक है, ये 216 12 दिया हुआ है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है, अब यहाँ पर ही है। तो ये 3 का स्क्वायर अगर हम करते हैं अब प्लस 3 करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 12। उसी प्रकार से अगर हम 12 का स्क्वायर करते हैं अब प्लस 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 144। अब प्लस इसमें हम 12 ऐड करेंगे तो 4 2 6 4 2 6 6 1 4 1 5 1 156 आ जाएगा। और फिर क्या करेंगे 156 का स्क्वायर, तो इसमें हमको चेक करेंगे इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो गुना करके चेक करने पे इतना नहीं आता, क्योंकि 6 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 6 आएगा और फिर 6 6 जोड़ेंगे तो 12 हमको आ जा रहा है। इसका मतलब यूनिट हमको मिल जा रहा है। तो 156 हमारा नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन में कहीं भी 156 नहीं दिया हुआ। अब हम फिर से चेक करते हैं, 3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे अब प्लस 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जा रहा है हमको 3 का स्क्वायर 9 और 9 प्लस 3 12 आ जा रहा है। फिर हम क्या करते हैं 12 का स्क्वायर करेंगे और फिर से हम सिर्फ 3 ही जोड़ेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 और प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 147। उसके बाद देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब ये जो दिया हुआ ये 147 का स्क्वायर है अब प्लस 3 होगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है और 9 3 12। तो आंसर ए सही है। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से विषम को ज्ञात करना। इसमें आपको डिफरेंट पहचानना है कौन ऐसा है जो गलत दिया हुआ है। तो देखिए ये सर्किल है, जो भी सर्किल दिया हुआ है ना ये सबको 20 से डिवाइड किया हुआ, उसके बाद कलर किया हुआ। तो ये 20 से डिवाइड किया हुआ सही है, ये भी 20 में डिवाइड है, ये भी 20 में, लेकिन ये 20 में नहीं है क्योंकि ये 2 भाग में, ये भी 2 भाग में, ये 2 भाग में और ये हमारा एक ही भाग में। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, यानी बॉक्स नंबर सी हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17,
मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो और सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथ दोस्तों के भी साथ शेयर कर दीजिएगा। मैं डेली आप लोगों को मॉर्निंग में 8 बजे ये वीडियो अपलोड कर देता हूँ, तो आप लोग डेली 8 बजे आकर उसे जरूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर ये राइट का दिया हुआ है, ये चैट का दिया हुआ है, तो पूछ रहा है आपसे रिटर्न का। तो मैं हर एक वीडियो में आप लोगों से बोलता हूँ कि आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले ए से लेके जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं उसके आपको नंबर याद कर लेना है, और उसके बाद ए से लेके जेड तक जितने भी अपोजिट लेटर है उसको भी याद कर लीजिएगा। अब ये राइट दिया हुआ आर ए टी बराबर आपको 40 दिया हुआ है, तो आर का वैल्यू होता है 18, ए का होता है 1, अब 20 का टी का होता है 20, तो 20 और 8 38 और 38 1 39, जोड़ने पे कितना आ रहा है हमको 39, लेकिन दिया हुआ कितना 40, तो अपने तरफ से एक्स्ट्रा एक ऐड कर दिए। ठीक है, उसी प्रकार से ये चैट दिया हुआ है CHAT, चैट बराबर आपको 33 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसका 3 होता है, इसका 8 होता है, इसका 1 और इसका 20 होता है, 20 और 8 28, 28 और 3 31, 31 1 32 आ गया। कितना आया 32, तो हम अपने तरफ से एक ऐड करेंगे, यानी इसको जोड़ने के बाद इसमें एक्स्ट्रा एक ऐड करेंगे, तो हमको दिया हुआ है रिटर्न RETURN। तो R का मतलब होता है 18, E का मतलब होता है 5, ये होता है 20, U का मतलब होता है 21, R का मतलब 18, N का मतलब होता है 14, तो 18 और 18 कितना हो गया 36, 36 और 5 41, 41 और 20, 41 20 हो जाएगा 61, 61 और 20 कितना हो जाएगा 81 या 1 82, 82 में अभी 14 हमको जोड़ना बच गया है, तो 82 में हम 14 को ऐड करेंगे, 4 2 6 8 1 9 96 आ गया। इसमें हमको एक एक्स्ट्रा जोड़ना 97। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें आपको दिया हुआ कि दिस इज डन को 792 लिखते हैं, डैट इज रिमेनिंग को 824 और रिमेनिंग इज डन को 298। तो आपसे डन पूछ रहा है, तो पहले इसमें चेक करना कितनी लाइन है, 1 2 3, टोटल आपके पास 3 लाइन है, तो हम 3 लाइन लिख लेंगे, 1 2 3, टोटल हम 3 लाइन लिख लिए। पहला है 792, दूसरा है 824 और तीसरा है 298। और आपसे पूछ रहा है डन, तो हम देखेंगे पहला में लिखा हुआ है दिस इज डन, यानी हमारा आंसर इसमें से मिलेगा। दूसरा है डैट इज रिमेनिंग, इसमें से हमारा आंसर नहीं मिलेगा। तीसरा है रिमेनिंग इज डन, तीसरा हमको दिया रिमेनिंग इज डन, यानी हमको ये दोनों में जो कॉमन होगा 1 और 3 में जो कॉमन है, तो कॉमन 9 2 भी है, 2 9 भी है, लेकिन 2 तीनों में है, तो ये 2 कैंसिल हो गया, ये 8 भी कैंसिल हो गया, तो ये दोनों में कॉमन कितना है मेरा, ये है 9, तो 9 मेरा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया युग्म ज्ञात करना। तो ये आपको 32 बराबर 13 दिया हुआ, तो इसका संबंध किससे होगा, ये आपको ऑप्शन में चेक करना है। ठीक है, तो 32 करने का मतलब यदि हम 3 का स्क्वायर अब प्लस 2 का स्क्वायर करते हैं, इसको हम अलग अलग कर दिए, तो 3 3 9 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो हमको जोड़ने पे 13 आ जा रहा है, यानी इसको हम अलग अलग स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो हमको 13 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन से चेक करेंगे, पहला 5 का स्क्वायर करेंगे और फिर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, तो ये 25 प्लस 1 करेंगे तो 26, गलत है पहला, ये नहीं होगा। दूसरा हमको देखना है, चेक करना है, 8 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, तो 8 8 64 और प्लस 3 3 9, जोड़ने पे 121, ये भी नहीं आ रहा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो अब हम इसको चेक करते हैं, 7 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये 7 7 49 1 50, ये भी गलत है। अब ये बच गया है, तो ये 4 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 7 का स्क्वायर 49, 9 6 15 5 1 6, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20,
इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। अब वीडियो को शुरू से लास्ट तक हमेशा देखिए बिना स्किप किए हुए, तभी आप लोग सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में यदि प्ले, ये जो प्ले लिखा हुआ है PLA, प्ले का कोड दिया हुआ 8123 दिया हुआ है। उसके बाद RHYME है, इसका कोड आपको 49367 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है मेल, तो ये मेल करने का मतलब जहाँ पर ये एम है, सेकेंड नंबर पे एम है, तो एम की जगह आपको 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। उसके बाद हमको ए चेक करना है, तो ये सेकेंड नंबर पे हमको ए है, ए की जगह 2 है, तो हम ये 6 हो गया, 2 हो गया। उसके बाद एल है, तो एल हमारा ये दूसरा नंबर पे है, 1 दिया हुआ है, तो 1। उसके बाद ई बचा हुआ, तो ई हमारा लास्ट में कितना है, 7 है, यहाँ 7 यानी 62 17। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।